हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। हमने अपना बेटा जी लास्ट एक लेक्चर में बातें शुरू की थी अबाउट द एंजाइम, और हमने उस लेक्चर में जाना था एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। फिर हमने जाना था यहाँ पे कि एंजाइम्स का केमिकल नेचर कैसा होता है। फिर आपने कहा था दो तरह के होते हैं, या तो सिंपल एंजाइम या फिर वो कंजुगेट एंजाइम है। तो उसमें कोफैक्टर्स के बारे में हमने बातें कर ली थी। फिर हमने बातें की थी वहाँ पे कि एंजाइम करता क्या है। तो आपने कहा था सर वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बट कैसे करता है। तो आप लोगों ने कहा था वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है। ये सब बातें आप लोग पढ़ चुके थे। अब आज का अपना जो टॉपिक है वो डील करता है बेटा यहाँ पे उसी एंजाइम के बारे में। आज हम बातें करेंगे एंजाइम काम कैसे करता है। तो आज की क्लास में मैं आपको दो टॉपिक से डील करूंगा। टॉपिक क्या क्या होंगे बेटा यहाँ पे, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम काम कैसे करता है, एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में बातें करेंगे। फिर हम बातें करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम और द नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम कैसे किया जाता है यहाँ पे, और उसको कैसे नोमेनक्लेचर में जो डिजिट यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं उनकी बातें करेंगे। मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहाँ से भी काफी एमसीक्यू बनते हैं बेटा जी, जो आपको अपने एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले वर्ड आता है एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, बट ये करता क्या है, ये कैसे सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, क्या कुछ होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आज हम बातें करेंगे इसके बेटा जी। यहाँ पे पहले मोड ऑफ एक्शन की, हाउ द एंजाइम एक्ट, हाउ द एंजाइम परफॉर्म हिज एक्शन, कैसे करता हो काम, उसको लेके बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एंजाइम का एक स्ट्रक्चर समझ के देखते हैं, एंजाइम होता क्या, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम उसकी बातें करते हैं पहले। तो मैंने कहा बेटा ये हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारा एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का बना है। तो मैं कहूंगी जो पीछे वाला पार्ट बना है, मैं कहूंगी ये तो इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ये तो क्या है बेटा, इसके यहाँ पे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, बट ये जो जगह है इस जगह को बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे हम एक्टिव साइट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये क्या है, कोई पूछे आपसे एक्टिव साइट क्या है, तो मैं कहूंगा ये वो स्पॉट है, ये वो जगह है एंजाइम में जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होने वाला है और जहां पे एक सबस्ट्रेट का कन्वर्जन होने वाला है प्रोडक्ट में। दोबारा बोलता हूं वर्ड को, ये पूरे एंजाइम में एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पॉट जहां सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा, जहां सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा और जहां पे एक केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट किया जाएगा, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करके नए केमिकल बॉन्ड बनाए जाएंगे और एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। वो जो जगह है, वो जो स्पॉट है, वो स्पॉट क्या है बेटा यहाँ पे आपकी एक्टिव साइट है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा जी यहाँ पे एक्टिव साइट का नंबर जो है बेटा जी वेरिएबल है। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, एक एंजाइम में एक एक्टिव साइट भी हो सकती है, एक एंजाइम में बहुत ज्यादा एक्टिव साइट भी हो सकती है। सोचिएगा अगर एक ही एंजाइम है और उसमें एक्टिव साइट का नंबर बहुत ही ज्यादा है तो क्या होगा। आप ये कहोगे कि सर उसमें बहुत सारे सबस्ट्रेट एक बार में बाइंड होंगे, और अगर बहुत सारे सबस्ट्रेट एक बार में बाइंड होंगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब उस रिएक्शन का, उस एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन क्वाइट कैसा होगा, फास्ट होगा। मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि एक्टिव साइट एक ही है, मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, बट एक्टिव साइट का नंबर वेरिएबल है, ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इससे कम तो क्या होगा, बट ज्यादा ही होगा इससे बेटा जी, तो हम कहेंगे उससे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होने वाला है। अगर आप सोचिएगा एक एंजाइम है और उस एंजाइम के पास में 5 एक्टिव साइट है, इसका मतलब एक बार में 5 सबस्ट्रेट बाइंड होंगे और एक बार में 5 प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं कहूंगा पर मिनट का जो कन्वर्जन होगा उससे क्या होगा बेटा, जब का स्पीड यहाँ पे हाई हो जाएगी। मैंने कहा अगर एक एंजाइम में मानेगा 3 ही एक्टिव साइट, मतलब वहां पे 3 सबस्ट्रेट एक बार में प्रोडक्ट बनेंगे, तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द एक्टिव साइट के बिहाफ पे। चलिएगा अब एक वर्ड हम यहाँ पे और यूज करते हैं बेटा, एक स्पेसिफिक वर्ड है बेटा यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम, अब इसके बारे में सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में सुनना बेटा। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, अब ये क्या बनाया मैंने, तो मैंने डायग्राम में बनाया बेटा जी यहाँ पे इट इज द एक्टिव साइट। अब इसका क्या मतलब है, ये वो जगह है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होने वाला है, ये वो जगह है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होने वाला है, बट ये जो जगह है
ये एक्टिव साइट नहीं है, इट इज नोन एज मॉड्यूलेटर साइट। इट इज नोन एज मॉड्यूलेटर साइट। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, मैंने एक वर्ड यूज कर लिया बेटा यहां पे, मॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर क्या है, मैं कहूंगा कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, एनी सब्सटेंस दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज नोन एज मॉड्यूलेटर। अब वो एक्टिविटी दो तरह से अफेक्ट हो सकती है, मे बी ये बाइंड करके बेटा जी एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट करे, तो मैं कहूंगा इट मे बी एक्टिवेटर, वो एक्टिवेटर हो सकता है। और मैं कहूंगा इट मे बी इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी, तो मैं कहूंगा इट बिकम इनहिबिटर। वर्ड को समझ के देखो, दोबारा बातें करते हैं। मैंने कहा ये तो नॉर्मली मैंने एक एंजाइम बताया, एक एंजाइम की वो जगह जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है बेटा, वो जगह क्या है यहाँ पे, एक्टिव साइट। ठीक है, ये वो स्पॉट है जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, जहां पे एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, वो जगह क्या बच्चा यहाँ पे एक्टिव साइट है। पर मैंने कहा भाई ऐसे भी एंजाइम होते हैं जहां पे एक्टिव साइट के अलावा भी कोई और स्पेस प्रेजेंट होती है। एनी एंजाइम दैट हैव द साइट अदर देन द एक्टिव साइट, जिसके पास ऐसी भी कोई जगह है, ऐसा भी कोई स्पॉट है जो अदर देन द एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के अलावा कुछ और प्रेजेंट है, वो क्या प्रेजेंट है, वो मॉड्यूलेटर साइट प्रेजेंट है। पॉइंट आया सर ये मॉड्यूलेटर क्या है, मैं कहूंगा भाई मॉड्यूलेटर के साइट का मतलब जहां पे मॉड्यूलेटर आके बाइंड होगा वो मॉड्यूलेटर साइट है। बट मॉड्यूलेटर क्या है, ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो या तो एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को, एंजाइम की एक्टिविटी को एक्टिवेट करेगा, फास्ट करेगा उसे, या उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो मैंने कहा दो तरह की बात है, ये अगर तेज करता है एक्टिविटी को तो वो बन जाएगा एक्टिवेटर, और अगर वो उसे इनहिबिट करता है वो बन जाएगा यहाँ पे इनहिबिटर। एग्जांपल लेके समझ ले बात। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं। आप लोगों को मैंने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाया था बेटा, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ग्लाइकोलाइसिस। तो वहां पे आपने एक एंजाइम पढ़ा था फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज, PFK। ये एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस में कहां आया था, अगर आपको मैं स्टेप बताऊं तो आपने स्टेप कहा था सर सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर सर वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर सर वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। ये स्टेप याद आपको ग्लाइकोलाइसिस के बेटा। तो यहां पे एक एंजाइम है तो उसका नाम था PFK, नाम को समझिएगा, phosphofructokinase, any enzyme that add the phosphate on the 6 phosphofructose के ऊपर बेटा जी यहाँ पे आपका मतलब इस फॉर्म के ऊपर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर जो फॉस्फेट को ऐड करके क्या बनाता है बेटा जी यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो बनाता है, ये एंजाइम यहाँ पे जो यूज हुआ था बेटा वो एंजाइम क्या था यहाँ पे PFK। फुल फॉर्म क्या बच्चा इसके यहाँ पे फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम करता क्या है, तो मैं कहूंगा भाई ये एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम है। मतलब कहानी को समझ के देखो, एलोस्टेरिक वर्ड मैंने क्या समझा रहा हूं यहाँ पे कि सर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, एनर्जी बनने लग रही है। सर क्या 24 आवर रेस्पिरेशन चलता रहेगा, क्या रेट ऑफ रेस्पिरेशन चेंज होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी। मेरी बॉडी का अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई होगी तो इन दैट कंडीशन में मेरी बॉडी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बहुत फास्ट करेगी। बट अगर रिक्वायरमेंट बहुत ही नहीं है या कम है तो मैं कहूंगा प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो सर हम जब इस तरह से देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो सारे स्टेप के अगर सिमिलर स्टेप चलते जा रहे हैं, यहाँ पे सेम स्पीड से काम होगा, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा, मैं कहूंगा यहाँ पे कोई ऐसा एंजाइम बैठा होगा जो एंजाइम कैसा होगा यहाँ पे रेट को अफेक्ट करेगा या इनहिबिट करेगा या तेज करेगा, जो भी कुछ होगा यहाँ पे कोई यहाँ पे रेगुलेटर ग्रुप बैठा है। वो रेगुलेटर जो यहाँ पे वो कौन है बेटा जी, यहाँ पे ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, ये यहाँ पे PFK। कैसे बेटा जी, सोचिएगा अगर आपकी बॉडी में ATP का बहुत ज्यादा कंजप्शन हो रहा है, अब अगर ATP बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो वो टूटने लग रहा है बेटा जी ADP प्लस में फॉस्फेट में। अगर ATP का बॉडी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो मैं कहूंगा नाउ दिस ADP
इज एक्ट एज एक्टिवेटर फॉर दिस एंजाइम। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा एटीपी का कंजप्शन हो रहा है तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा बॉडी में क्या बन रही है बेटा जी, एडीपी बन रही है। और अगर बहुत ज्यादा एडीपी बन रही है तो मैं कहूंगा नाउ दिस एडीपी यू एक्ट एज एक्टिवेटर, और ये यहां जाके बाइंड होकर बेटा जी इस एंजाइम को बेटा जी एक्टिवेट करके इस एंजाइम के रेट को फास्ट करवाएगी। तो इन दैट कंडीशन में कन्वर्जन का रेट अगर फास्ट हो जाएगा तो मैं कहूंगा हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, मैंने आप सोचिएगा आपकी बॉडी में एनर्जी का यूज स्लो डाउन हो गया। अब अगर स्लो डाउन होगा तो मैं कहूंगा इन दैट कंडीशन में बॉडी में बहुत ज्यादा क्या बन गई बेटा जी, आपकी एटीपी बन गई। और अगर एटीपी बहुत ज्यादा बन गई, नाउ दिस एक्ट एज इनहिबिटर, और ये काम करते हैं इनहिबिटर का। तो मैंने आपको एक एलोस्टेरिक एंजाइम का एग्जांपल लेके समझाया कि ऐसे एंजाइम हमारी बॉडी में होते हैं। मैंने एक एग्जाम आपको दिया बेटा जी, यहाँ पे ये एक एग्जांपल है एक एलोस्टेरिक एंजाइम का जिसके पास साइट होती है मॉड्यूलेटर की, जिससे रेगुलेट होता है कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे एंजाइम बैठे होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी ऐसे एंजाइम बैठा होता है। दोबारा वर्ड को समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, समझिएगा बात। मैंने यहां तो समझाया एक्टिव साइट को, पर एक्टिव साइट के अलावा अगर कोई और साइट है तो वो है बेटा मॉड्यूलेटर साइट। वो साइट या तो एक्टिवेटर या फिर इनहिबिटर है। अब इसका मैंने एक एग्जांपल दिया कि ये जो एंजाइम है जो कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है, इट इज एलोस्टेरिक एंजाइम, और यही एंजाइम हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है कि हमारी बॉडी में एटीपी ज्यादा बनेगी कम बनेगी, वो जो रेट होगा वो ये एंजाइम कंट्रोल करता है। क्योंकि इसके लिए एडीपी जो है वो तो है एक्टिवेटर। अगर बॉडी में एटीपी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और एडीपी बहुत ज्यादा बन रही है तो ये प्रोसेस को बहुत तेज फास्ट करेगा बेटा, ये यहाँ पे एक्टिवेटर का काम करेगा बाइंड होके। और अगर बॉडी में एटीपी बहुत ज्यादा बनी बैठी और एटीपी का यूज नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी आपका यहाँ रेस्ट पे है, बॉडी में एटीपी का यूज मिनिमम हो रहा है, तो मैं कहूंगा एटीपी अगर बहुत ज्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट हो गई, सेल में बहुत ज्यादा एटीपी हो रही है बेटा, इन दैट कंडीशन में ये काम करेगा इनहिबिटर का और रेट को क्या कर देगा, यहाँ पे स्लो डाउन कर देगा। आई होप आपको ये एंजाइम विद द एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा बेटा। अब एंजाइम काम कैसे करता है, क्या होता है, इस कहानी को समझाने के लिए दो अलग अलग थ्योरी दी गई थी बेटा, दो अलग अलग कहानियां बताई गई थी, दो अलग अलग मोड बताए गए कि लोगों ने अलग अलग बातें की। सबसे पहले जो कहानी आई थी, सबसे पहले जो बात आई वो आई थी बेटा जी यहाँ पे लोकेंट की हाइपोथेसिस। तो अब आपकी हेडिंग का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे एंजाइम मोड ऑफ एक्शन, कि एंजाइम काम कैसे करता है, क्या क्या उसके स्टेप होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली जो हाइपोथेसिस है, सबसे पहले जो बात आई वो क्या है बेटा, यहाँ पे लोकेंट की हाइपोथेसिस। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, एक लॉक है, एक ताला है, तो एक उसकी चाबी है। यहाँ पे लॉक जो है बेटा जी वो तो है एंजाइम, एंड की जो है वो है बेटा सबस्ट्रेट। और आपने ये जाना है हर एक लॉक की एक अपनी स्पेसिफिक की होती है। अगर लॉक चेंज हो गया तो की किसी काम की नहीं, और की अगर चेंज हो जाए तो लॉक किसी काम का नहीं। हर ताले की एक स्पेसिफिक क्या है, यहाँ पे चाबी है। वैसी बात यहाँ रखी गई। ये कहानी रखने वाला कौन था बेटा जी, यहाँ पे फिक्सचर। और ये कहानी कब आई बेटा जी, आपकी 1894 में आई बेटा जी। ये कहानी कब आई आपकी 1894 में। क्या कहा इस कहानी में, समझिएगा। मैंने भी अलग अलग सबस्ट्रेट है यहाँ, एक सेल में अलग अलग सबस्ट्रेट है, और ये बेटा जी यहाँ पे एंजाइम है। और बेटा ये एंजाइम की क्या है, यहाँ पे एक्टिव साइट है। ठीक बात है। आपने कहा अब ये जो एंजाइम है इट बिहेव एज ए लॉक। ये एंजाइम जो है बेटा जी ये लॉक है, और ये सबस्ट्रेट जो है ये यहां की है। मतलब द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। यहां पे एक्टिव साइट को वैसा ही शेप होगा जैसा कि यहां सबस्ट्रेट का शेप होगा। तो यहां पे सबस्ट्रेट तो बहुत ज्यादा है, बट ये अपने सबस्ट्रेट को लेके हाईली कैसा है, स्पेसिफिक है। मतलब इसकी अपनी शेप है, उसी शेप वाले सबस्ट्रेट के साथ क्या करेगा, यहाँ पे बाइंड करेगा। तो कहानी क्या बन जाएगी बेटा जी, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा अलग कलर यूज कर लूं ताकि आप लोगों को समझ में आए बात कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा।
इसका सबस्ट्रेट यहां जाके फिट हो गया, तो मैं कहूंगा इन दैट कंडीशन में यहां बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया बेटा जी यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इस एंजाइम के पास यहाँ बैठे होंगे बेटा जी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइलिक ग्रुप। क्या बैठे होंगे बेटा जी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल या फिर बैठे होंगे न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप बैठे होंगे। उन ग्रुप में क्या क्या होगा बेटा जी, इस सबस्ट्रेट के अंदर जो केमिकल बॉन्ड है उन पे अटैक किया होगा और केमिकल बॉन्ड को क्या किया होगा, उसने वीक किया होगा। अब अगर केमिकल बॉन्ड वीक हो जाएंगे मतलब उसकी ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा बहुत जल्दी, और अगर ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा मैं कहूंगा यहां पे फिर बेटा जी इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया गया किसमें बेटा जी, यहां पे प्रोडक्ट में। तो मैं कहूंगा अगला डायग्राम बन जाता है बेटा यहां पे आपका इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहां पे कोई प्रोडक्ट बन गया, तो मैं कहूंगा ये बन गया बेटा जी यहां पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। बट जैसा कि आपने अभी कहा ये साइड जो है इट इज स्पेसिफिक ओनली फॉर द सबस्ट्रेट। ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा जी, यहाँ पे सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी शो करती है, सबस्ट्रेट के साथ ही अपना बाइंडिंग शो करती है। बट यहाँ पे क्या बन गया बेटा जी, प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट को लेके साइड तो स्पेसिफिक है ही नहीं, तो वो प्रोडक्ट यहाँ रुकेगा नहीं। तो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे, इसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाई देगा, इस एंजाइम अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया। कहानी को समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं कहानी बेटा। यहां पे मैंने कहा सबसे पहले भाई एंजाइम है उसकी अपनी जो एक्टिव साइट है वो स्पेसिफिक है कि वो किस प्रकार के सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, ये उस सबस्ट्रेट के लिए हाईली स्पेसिफिक है, मतलब सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्टिव साइट है। बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा सर यहाँ पे ऐसे अलग अलग प्रकार के सबस्ट्रेट होंगे, मैं कहूंगा इट गोइंग टू बिहेव लाइक ए की, और ये बिहेव कर लाइक ए लॉक, और ये की इसमें जाके फिट हो गई। तो मैं कहूंगा इन दैट कंडीशन में कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा अब एंजाइम ने अपनी शेप ऐसे बना ली कि उसका जो कैटालिटिक ग्रुप है बेटा जो क्या करेगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे तोड़ना शुरू करेगा। अब यहाँ पे कैटालिटिक ग्रुप पे कौन बैठा होगा, आइदर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा या आइदर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा। वो इसके केमिकल बॉन्ड को क्या करेगा बच्चा, वीक करेगा। केमिकल बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो यहाँ पे एक एक्टिविटी साइट प्रेजेंट पे एक एक्शन परफॉर्म होगा, सबस्ट्रेट जो होगा क्या बनेगा बेटा जी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं कहूंगा देखिएगा एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स बन गया। बट ये एक्टिव साइट तो स्पेसिफिक थी, किसको लेके बेटा, सबस्ट्रेट को लेके, वो अब क्या बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है। तो मैंने कहा भाई एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पे अलग हो जाएगा। इन दैट कंडीशन में ये एंजाइम नाउ रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट। यही रिएक्शन बार बार चलता रहेगा। आई होप आपके डायग्राम समझ में आ गए होंगे, ठीक बात है। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये था कि हर सबस्ट्रेट का अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, ये चीज मानी गई थी। ये देने वाला कौन था, फिशर। बट इस बात को लास्ट तक हम प्रूव नहीं कर पाए यहाँ पे, तो इसके बाद एक अलग कहानी आई, और दूसरी जो थ्योरी थी वो कौन थी बेटा जी यहाँ पे आपका इंड्यूस फिट थ्योरी। थ्योरी का नाम क्या था बेटा जी, इंड्यूस फिट थ्योरी, और ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कोसलैंड। साइंटिस्ट का नाम था बेटा यहाँ कोसलैंड। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, एंजाइम का जो एक्शन है वो लॉक एंड की तरह नहीं है। हमने इस थ्योरी को नहीं, हमने इस हाइपोथेसिस को नहीं माना और हमने कहानी को चेंज कर दिया। और अब हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसने नाम तो ऐसा यूज नहीं किया, बट उसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट थ्योरी के अकॉर्डिंग है बेटा जी। यानी कि आपके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में, और हम जिस थ्योरी को सही मानते हैं वो थ्योरी कौन सी बेटा जी यहाँ पे, हम इस कहानी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैं जो इसके पॉइंट समझूंगा उन पॉइंट्स को समझना क्या क्या पॉइंट में बोलने वाला हूं बेटा जी यहाँ पे। ये कहानी सिर्फ पहले रखी गई थी बट इसको किसी ने अप्रूवल नहीं दिया, तो मैं इसको रब कर देता हूं बेटा। अब पॉइंट आया सर ये कहानी क्या कहती है, हम कहते चलिएगा कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी को समझो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, समझना। उसने कही जो एंजाइम होता है,
यहां लिख देता हूं नाम कि एंजाइम जो होता है इसकी जो एक्टिव साइट होती है फिक्स नहीं होती। इस एक्टिव साइट में दो तरह की बातें होती है। एक वाला जो यहां पे है वो तो होता है बटरेसिंग ग्रुप, और यहां पे बैठा होता है बेटा जी कैटालिटिक ग्रुप। ठीक बात है। उसने कहा यहां पे मान के चलते हैं ये सबस्ट्रेट है हमारी, खाने को समझो। उसने कहा ऐसा नहीं होता है कि ये जो कैटालिटिक साइट होती है इट इज ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर लाइक ए सबस्ट्रेट, उसके जैसी नहीं होती है। दोनों का शेप अलग अलग है। बट सबसे पहले बात क्या है, ये एक्टिव साइट अपनी एफिनिटी शो करती है फॉर ए सबस्ट्रेट। मे बी उनकी शेप कैसी हो, यहाँ पे अलग अलग हो। तो क्या होता है, सबसे पहले जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करेगा तो क्या होगा उस वर्ड को समझते हैं। समझिएगा बेटा, सबसे पहले एक एंजाइम है, ये क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे सबस्ट्रेट है। एक एंजाइम जो होता है वो अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, द सबस्ट्रेट गेट बाइंड विद द एंजाइम। सबसे पहला काम क्या होता है, सबस्ट्रेट गेट बाइंड विद द एंजाइम। जैसे ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम से बाइंड करेगा, ये हमारा पहला ग्रुप होगा। सेकंड स्टेप क्या कहता है, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट विद द एंजाइम cause the conformational change within the structure of the enzyme। इस वर्ड को समझ के देखो क्या है। मैंने कहा भाई ये जो साइड थी बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग नहीं थी, पर जैसे ये सबस्ट्रेट इस साइड से बाइंड करता है, इसका बाइंडिंग होने की वजह से एंजाइम के अंदर चेंज होता है स्ट्रक्चर में। उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंज होता है, और वो शेप ले लेता है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। देखिएगा मैंने वर्ड क्या बोला, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट विद द एंजाइम cause the conformational change within the enzyme structure। देखिए कि मैंने इसकी शेप एक्टिव साइट का भी यहां पे चेंज कर दी। इस दौरान क्या हुआ, ये जो बटरेसिंग ग्रुप है इसने क्या किया बेटा जी, यहां पे सपोर्ट किया बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट को। इसने क्या किया बेटा जी, यहां पे सपोर्ट किया बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट को। और जो कैटालिटिक ग्रुप है बेटा जी, ये यहां पे जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको बेटा जी ब्रेक करने में हेल्प करेगा। मैं कहूंगा यहां एक्चुअली इस कैटालिटिक ग्रुप के पास में या तो कोई इलेक्ट्रोफाइल बैठा हुआ है, या फिर यहां पे कोई न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप बैठा हुआ है। मतलब यहां पे या तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक होगा। ऐसे यहां पे कोई एक्टिव ग्रुप बैठा हुआ है। तो मैंने कहा ये है कैटालिटिक ग्रुप। जैसे ही ऐसा हुआ कि सबस्ट्रेट यहां के बाइंड होता है, इसकी कन्फर्मेशन चेंज होती है, उस चेंज की वजह से जो भैया जी कैटालिटिक ग्रुप है, आप देखिएगा कैटालिटिक ग्रुप कहां आ चुका है बेटा जी आपका, यहां पे अंदर आ चुका है। तो इस कन्फर्मेशन चेंज की वजह से जो कैटालिटिक ग्रुप था बेटा जी, इट कम क्लोजर टू द सबस्ट्रेट। वो किसके क्लोज आ गया बेटा, सबस्ट्रेट के क्लोज आ गया, एंड वीक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट। उसने केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट को क्या कर दिया, वीक कर दिया, एंड हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ए सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। समझ में आया? अब मैं पॉइंट बोलता हूं लगातार, सुनना पहले। पहला पॉइंट बेटा जी आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में। पहला पॉइंट बेटा जी, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम, या मैं कहूंगा द सबस्ट्रेट गेट बाइंड विद द एंजाइम। ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बेटा जी, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम एक्टिव साइट cause conformational change within the enzyme, cause conformational change within the enzyme। दो काम हो गए। थर्ड स्टेप बेटा जी, द कैटालिटिक ग्रुप और द एक्टिव साइट
of the substrate come closer to the, मैं कहूंगा active site of the enzyme come closer to the substrate. मैंने क्या बोला? Due to the conformational change, the catalytic group or the active site of the enzyme come closer to the substrate and weak the chemical bond of the substrate and help in the conversion of a substrate into the product. इसकी वजह से, चेंज की वजह से अब कहानी घटित यहां पे कुछ ऐसी हो गई कि इसके केमिकल बॉन्ड वीक हो गए और इस कंडीशन में बेटा दी यहां पे कहानी चेंज होगी, क्या बन गई, किसी की एक सबस्ट्रेट को यहां पे कन्वर्ट करके क्या बना दिया हमने, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और अब ये बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और आप कहोगे सर ये एफिनिटी शो करता है फॉर द सबस्ट्रेट, नॉट फॉर द प्रोडक्ट। कहानी खत्म। एक बार दोबारा रिपीट कर दे आपके लिए, 4 स्टेप। पहला स्टेप, द सबस्ट्रेट कैन बाइंड विद द एंजाइम, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा, द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम कॉज कंफर्मेशनल चेंज विद इन द एंजाइम। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप बेटा, द कंफर्मेशनल चेंज ऑफ द एंजाइम, या मैं कहूंगा ड्यू टू द कंफर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर द कैटालिटिक साइट ऑफ द एंजाइम कम क्लोजर टू द सबस्ट्रेट and weak the chemical bond of the substrate. दोबारा सुनना, मैंने कहा due to the conformational change within the structure of the enzyme, the active site of the enzyme come closer to the substrate and cause the weakening of the chemical bond of the substrate and help in the conversion of a substrate into the product, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। Now the enzyme is specific for the substrate, not for the product, and product gets separate out from the enzyme active site, and now the enzyme is ready to bind with the another substrate. सामने है आपके। ऐसा ही स्टेप आपने वहां पढ़ा था, बट वहां पे आपने ये कहा था जो शेप है वो फिक्स है, वो शेप है वो फिक्स है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। ये कहानी ये कहती नहीं, जो सबस्ट्रेट जब बाइंड होगा, फिट होगा, उस फिट की वजह से वो उसकी कंफर्मेशन में इंड्यूस करेगा चेंज, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कराएगा। और बेटा ये नाम तो नहीं लिखा, बट इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट जो मैंने बोले वो आपके एनसीईआरटी बुक में है, मैंने उन्हीं पॉइंट्स को बोला है। तो ये थ्योरी आपके सिलेबस में, यही थ्योरी हमने सही मानी है। वो तो एक हाइपोथेसिस थी, हम उसे प्रूव भी नहीं कर पाए बेटा। यहाँ पे ये बात हमने सही नहीं मानी, हमारे पूरे एंजाइम का मैकेनिज्म हम इसके अकॉर्डिंग काम मानते हैं। हो गई बातें, चलिएगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो बातों को क्लियर। अब एक पॉइंट और आता है, वर्ड क्या आता है बेटा जी यहाँ पे, आइसो एंजाइम। इस वर्ड को और समझिएगा बेटा जी, बड़ा अच्छा टॉपिक है, आ जाता है पेपर में क्वेश्चन। आप एक कहते हो सर ऐसा होता है, हाँ मैं ऐसे डायग्राम नहीं वैसे बता पाते सर, ये एक एंजाइम होता है, ये अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट का। फिर इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करके बनाया जाता है प्रोडक्ट में, और फिर ये एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। मतलब एक एंजाइम का सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। अब हम एक वर्ड को बोलते हैं, अब हम यहाँ पे एंजाइम वर्ड की, सबस्ट्रेट वर्ड की बात नहीं करते, हम एंजाइम वर्ड की बात करते हैं। देखो वर्ड क्या लिखा है, आइसो मतलब से। A group of the enzyme that have the different structure, that have the different molecular structure, but act on the same kind of the substrate and perform the same kind of the chemical reaction. ऐसे एंजाइम जो दिखने में अलग अलग हैं, जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, जिनका मोलिकुलर फॉर्म जो है वो अलग अलग है, बट वो सेम सबस्ट्रेट पे बाइंड करते हैं और सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं और सेम काइंड के प्रोडक्ट बनाते हैं, बट दिखने में वो एंजाइम कैसे हैं, अलग अलग है। तो मैंने कहा आइसो एंजाइम इज ए ग्रुप ऑफ एंजाइम that are different in the structure or the molecular form but act on the same enzyme
एक्ट ऑन द सेम एंजाइम एंड परफॉर्म द सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन। इस वर्ड को कैसे समझ सकते हैं, जरा वर्ड को समझिएगा। मैं अब डायग्राम बना दूं आपके लिए। आपको क्लियर हो जाएगी बात। अब मैंने आपको यहाँ पे 3 एंजाइम के अलग अलग स्ट्रक्चर बना के दिखाने की कोशिश की है कि ये 3 एंजाइम है जो दिखने में यहाँ पे अलग अलग है, इनकी जो बाहर से अपीयरेंस है वो कैसी अलग अलग है, बट तीनों की देखो एक्टिव साइट सेम है। और अगर एक्टिव साइट सेम है मतलब वो सेम काइंड के एंजाइम के साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं, और उनके पास यहाँ पे जो कैटालिटिक ग्रुप बैठे हैं वो भी क्या यहाँ पे सिमिलर काइंड के हैं। और जब सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो उनमें जो चेंज होता है वो भी कैसा होता है, सेम होता है। मैं कहूंगा सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरिड आउट किया जा रहा है, बट दिखने में एंजाइम कैसे है बेटा जी यहाँ पे अलग अलग है। तो मैं कहूंगा इन दैट कंडीशन में कहूंगा ये जो ग्रुप ऑफ द एंजाइम है इट इज नोन एज आइसो एंजाइम, ए ग्रुप ऑफ द एंजाइम दैट आर डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर बट एक्ट ऑन द सेम काइंड ऑफ सबस्ट्रेट एंड परफॉर्म द सेम मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऐसे एंजाइम को बोलते हैं आइसो एंजाइम। अब पॉइंट आएगा सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी। अब बातें करते बेटा जी अल्फा स्लेवरी अमाइलेज, सॉरी गलत बोल गया, अल्फा अमाइलेज जो बैठा होता है बेटा जी वीट में, वीट के एंडोस्पर्म में जब ब्रेकडाउन किया जाएगा उसके अंदर एंजाइम बैठा है अल्फा अमाइलेज। ये एंजाइम जो है बेटा जी इसके वीट में 16 आइसो एंजाइम बैठे हुए हैं। और अच्छी बात करते हैं, आप अपनी बॉडी में बातें करते हो सर लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, मतलब सर जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, उस टाइम पे एंजाइम जो होते हैं लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, वो एंजाइम जो है बेटा जी उसकी हमारी बॉडी में 5 आइसो एंजाइम फॉर्म बैठी हुई है। आप कह सकते हो मैन में ह्यूमन में उसकी 5 आइसो एंजाइम फॉर्म। और अच्छी बात करते हैं बेटा जी यहाँ पे एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, इसकी बेटा 4 आइसो एंजाइम फॉर्म बैठी हुई है। मतलब सबस्ट्रेट सेम है, रिएक्शन भी सेम है, बट स्ट्रक्चरली अलग अलग है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द आइसो एंजाइम। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए कि आइसो एंजाइम कहां का है तो आप उनको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगला टॉपिक शुरू करते हैं अपना। आप उसमें समझ सकते हो नोमेनक्लेचर भी और क्लासिफिकेशन भी। अब मैंने नोमेनक्लेचर वर्ड क्यों यूज किया, अगर आप अपने कहीं भी सर्च देखोगे एंजाइम के नाम के, तो एंजाइम का नाम होता है बेटा 4 डिजिट में। एंजाइम को जो नाम 4 डिजिट में होता है ऐसा लिखा जाता है एंजाइम का नाम। अब आप कहोगे सर एंजाइम के नाम के लिए हमने 4 डिजिट यूज किए, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है? तो मैं कहूंगा यस दैट्स द पॉइंट। ये इंडिकेट करते हैं बेटा जी, पहला जो वर्ड है बेटा ये इंडिकेट करता है क्लास को, ये फिर इंडिकेट करता है सब क्लास को, फिर काइंड ऑफ रिएक्शन है, किस तरह के रिएक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह से अलग अलग वर्ड अलग अलग चीजें इंडिकेट करते हैं। अब हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करनी, हमें बात करनी एक चीज के बारे में, हमें बात करनी बेटा जी यहां पे 4 इस वर्ड के बारे में कि द फर्स्ट लेटर ऑफ द एंजाइम इंडिकेट द क्लास, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, क्लासिफिकेशन में उसके ग्रुप कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये इंडिकेट करता है पहला वर्ड। और हमें इस लेटर को समझना है कि एंजाइम का जो पहला लेटर है बेटा जी इंडिकेट करता है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से, फोर्थ क्लास से। इसका मतलब मैं जो सीक्वेंस आपको बताऊंगा वो सीक्वेंस आपको उसी वे में याद करने, उसको उसी तरीके से याद करना है, बिकॉज वो क्लास का नंबर फिक्स है बेटा। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है कई बार
कि ट्रांसफेरेज एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास, डिहाइड्रोजिनेज बिलोंग टू विच क्लास, रिडक्टेज बिलोंग टू विच क्लास, एल्डोलेज बिलोंग टू विच क्लास। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे नाम के साथ आ जाएगा भाई ये एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करता है। डीएनए लाइगेज जो आपने मेरे एप्लीकेशन में पढ़ा है, बिलोंग टू विच क्लास, ये किस क्लास से बिलोंग करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें बात करनी है यहाँ पे उनकी क्लास के बारे में बेटा, यहाँ पे कौन कौन सी क्लास से बातें होती हैं, हम उनकी बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक बात है, चलिए। तो आपको क्लासिफिकेशन समझना है एंड उनकी क्लास का सीरियल नंबर बेटा आपको याद रखना है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट के अंदर, तो आपको चीजों को समझना है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आपको क्लास के नाम याद रखने। पहला वर्ड बेटा, मैं क्लास के नाम लिख देता हूं पहले। ये 6 क्लास है बेटा जी, अब इनको समझने का काम करते हैं यहाँ पे। बट जैसे मैंने आपसे कहा, इन 6 क्लास को प्लीज बेटा इसी सीरियल नंबर में आपको याद रखना है। छोटा सा कंफ्यूजिंग वर्ड यहाँ आपके लिए आ सकता है, यहाँ पे है लाइगेज और यहाँ पे लाइगेज, दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों एक्टिविटी अलग अलग हैं, तो आपको समझना है कि क्या है क्या नहीं। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे। शुरू करें बेटा। सबसे पहला नाम आता है ऑक्सीडोरिडक्टेज, मतलब These are the enzymes that are involved in the redox process। आपने ऐसा पढ़ा है केमिस्ट्री में, कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं जो ऑक्सीडेशन हो या खाली रिडक्शन हो, हमेशा दो चीजें साथ साथ होती है। किसी का ऑक्सीडेशन होता है तो किसी का वहां पे रिडक्शन होता है। तो हम एक बातें करते हैं, हमेशा दुनिया में रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं। तो कहीं भी हाइड्रोजन लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, ऑक्सीजन लिया जा रहा है या दिया जा रहा है, या फिर मैं कहूंगा भैया जी जहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो मैं कहूंगा ऐसा कोई भी अगर रिडॉक्स रिएक्शन कहीं हो रहा है तो वहां पे जो एंजाइम होंगे दे ऑल बिलोंग टू द ऑक्सीडोरिडक्टेज क्लास। आप कहोगे इसमें 3 नाम मैं बता रहा हूं बेटा, जैसे मैं कह दूं किसी एंजाइम के पीछे अगर लगा हो बेटा जी यहाँ पे ऑक्सीडेज, किसी के पीछे लगा बेटा जी यहाँ पे रिडक्टेज, क्या किसी एंजाइम के पीछे लगा बेटा जी डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन तीनों कैटेगरी के एंजाइम जो है बेटा जी वो इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। मैंने नाम बोल दिया बेटा जी आपको यहाँ पे, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेज, दी ऑल 3 टाइप ऑफ एंजाइम आर बिलोंग टू द ऑक्सीडोरिडक्टेज क्लास। ये बेटा यहाँ क्लास के नाम लिखे हुए। कहीं भी ऑक्सीजन लेन देन हो रहा है हाइड्रोजन का, फिर वहां पे कहीं भी रिडॉक्स प्रोसेस हो रहा है, मैं कहूंगा वो सब है। जैसे मैंने अभी नाम लिखा था बेटा जी लैक्टिक एसिड या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, मैंने वर्ड लगा था डिहाइड्रोजिनेज, मतलब बिलोंग टू दिस क्लास, बिलोंग टू दिस क्लास। तो कौन सी क्लास में आ गया? वो फर्स्ट क्लास में आ गया बेटा जी। ठीक बात है, चलिएगा अगला वर्ड आता है बेटा यहाँ पे ट्रांसफेरेज। किसका ट्रांसफर? मैं कहूंगा ट्रांसफर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप लोग पढ़ते हो ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द अमीनो ग्रुप। एग्जांपल देते हैं बेटा जी यहां पे ग्लूटामिक एसिड, इसके ऊपर है यहां पे ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ये अपने अमोनिया ग्रुप को यहां पे ट्रांसफर करेगा। तो क्या बनेगा बेटा जी यहां पे, इसने अपने अमोनिया ग्रुप को डोनेट कर दिया, तो मैं कहूंगा ये बन जाएगा भी यहां पे अल्फा कीटो ग्लूटाराइड, और इसने अमोनिया ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन जाएगा बेटा जी यहां पे एस्पर्टिक एसिड। ये बन गया बेटा यहां पे क्या, एस्पर्टिक एसिड। तो मैं कह रहा हूं यहां का अमोनिया ग्रुप यहां ट्रांसफर हो गया, तो यहां पे जो एंजाइम है वो कौन है बेटा जी यहां पे ट्रांसफेरेज। एंजाइम कौन है बेटा यहां पे ट्रांसफेरेज।
तो उस ट्रांसफरेज ने क्या किया, यहां से यहां एक फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर किया। तो मैं कहूंगा ये जो क्लास ऑफ द एंजाइम है बेटा जी वो है यहां पे ट्रांसफेरेज। ठीक बात। मैं एक अच्छी लाइन और बताता हूं बेटा जी यहां पे, द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम अगर किसी क्लास से बिलोंग करते हैं तो किस क्लास से बिलोंग करते हैं बेटा जी यहां पे, ऑक्सीडोरेडक्टेज क्लास से आपके एंजाइम बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम एंजाइम बिलोंग टू दिस क्लास। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हो रहा है बेटा जी, मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया। ठीक है, अगला वर्ड आता है बेटा जी यहां पे हाइड्रोलेज। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है बेटा जी यहां पे, यहां ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। नाम को तोड़ो ना, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, कि किसी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। आप कह सकते हैं ऐसे कि सर हमारा माल्टोज है जो कि एक्चुअली एक डाइसैकेराइड शुगर है, उसका हमने ब्रेकडाउन किया पानी की प्रेजेंस में ताकि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इल्ड हो सके। तो यहां पे चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं कहूंगा ये यहां पे क्या है बेटा जी, आपका यहां पे हाइड्रोलेज एंजाइम का काम है कि चीजों का ब्रेकडाउन करते हैं प्रेजेंस ऑफ द वाटर। तो देखो वहां पे कोई रिएक्शन बना आ जाए तो देखो उस रिएक्शन में क्या काम हो रहा है। तो आपको रिएक्शन इसलिए समझा रहा हूं मैं यहां पे क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि रिएक्शन दिया होगा, ये होगा इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो आपको समझना उन चीजों को कहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, अगले वर्ड को आ जाओ बेटा जी यहां पे लाइज। इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वर्ड को समझना बेटा जी। ये यहां पे ब्रेकडाउन कोज करता है, ये भी यहां पे लाइसिस कोज करता है, लाइसिस इन अब्सेंस ऑफ वाटर। डिफरेंस को समझना, चीजें ब्रेकडाउन यहां भी हो रही है बट यहां पानी की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रही है। यहां चीजें ब्रेकडाउन होगी बट इन दी अब्सेंस ऑफ वाटर ब्रेकडाउन होगी। जैसे आपने एंजाइम का नाम सुना है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, जो बेटा बना था ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। और आपने कहा था सर यहां पे हमने एक नाम लिखा था एल्डोलेज, हमने सर एक नाम लिखा था एल्डोलेज। और ये एल्डोलेज जो होता है ये ब्रेकडाउन कर देता है बेटा यहां पे इसको ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में एंड बन जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये स्टेप बेटा आपने पढ़ा है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, ये स्टेप होता है। तो वहां पे एंजाइम में अच्छी लाइन एक और बोलते हैं, इसके बारे में खास बात आपको क्या समझनी है। सपोज कीजिएगा इस तरह से कोई कंपाउंड है, तो ये चीजों को ब्रेक डाउन कर रहा है एंड इंड्यूस करता है डबल बॉन्ड। समझो वर्ड को, इट कोज द हाइड्रोलाइसिस और द ट्रांसफर, ये कुछ भी कोज करेगा बट एंड इंड्यूसिंग द डबल बॉन्ड, वो कैटालिटिक ग्रुप को ट्रांसफर भी कर रहा है या फिर वो यहां पे आपका बेटा जी चीजों का ब्रेकडाउन कोज कर रहा है बट वहां पे पानी अब्सेंट है और वो इंड्यूस करता है बेटा डबल बॉन्ड। इन बातों को समझना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो जब भी कोई रिएक्शन परफॉर्म करवाता है वहां पे जो सबस्ट्रेट बनता है, सबस्ट्रेट वो क्या इंड्यूस करता है बेटा जी यहाँ पे डबल बॉन्ड को इंड्यूस करता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बेटा जी यहाँ पे वो पानी की प्रेजेंस में काम नहीं करता, पानी की अब्सेंस में काम करता है। अगर इस तरह का कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका लाइज क्लास में आता है, ये आपकी फोर्थ क्लास है बेटा जी। ठीक है, अगले वर्ड को समझते हैं। आपने कहा सर आइसोमरेज, तो आपने बार बार ये वर्ड सुने बेटा जी यहाँ पे कि सर ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज में, तो वहां पे एंजाइम भी कौन सा आ गया, आइसोमरेज आ गया। कहते हो ना कि सर ऐसा स्ट्रक्चर, ये मैं कहूंगा ऐसे मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर वाइज तो डिफरेंट हो बट उनका केमिकल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। जैसे आप लोग बातें करते हो गैलेक्टोज, मैनोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सबका फॉर्मूला क्या होता है बेटा यहाँ पे C6H12O6 होता है। बट स्ट्रक्चरली ये चारों चीजें अलग अलग बन, क्या क्या नाम बोला यहाँ पे, गैलेक्टोज,
मैंने बोला बेटा यहाँ पे आपके लिए ग्लैक्टोज है, मैनोज है, आपका यहाँ पे ग्लूकोज है, आपका यहाँ फ्रक्टोज है, ये सब अगर एक से अदर फॉर्म में चेंज होते हैं तो उनको चेंज करने वाला जो एंजाइम है बेटा वो कौन है यहाँ पे, आइसोमरेज है। ठीक है, अगले वर्ड में आ जाओ। लास्ट जो हमारा क्लास बच गई वो क्या है, नाम है लाइगेज, इसी को बोलते हैं सिंथेटेज। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। अब देखो कहीं ना कहीं चीजों का ब्रेकडाउन हो रहा है, चीजें यहां से वहां ट्रांसफर हो रही है, या तो पानी की प्रेजेंस में हो रही है, पानी के एब्सेंस में हो रही है, या उनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, पर बनाने वाला कोई एंजाइम नहीं है, बनाने वाला कोई नहीं है। बनाने वाला अगर कोई है तो कौन है यहाँ पे, 6 क्लास है। जो भी दुनिया में ऐसे एंजाइम है जो चीजों को सिंथेसाइज करते हैं, जो दो छोटी चीजों को जोड़ के बड़ी चीजें बनाते हैं, जो सिंथेसाइज करते हैं चीजों को, वो सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम बिलोंग करते हैं बेटा यहाँ पे क्लास लाइगेज से। क्लास लाइगेज आप कह सकते हो डीएनए पॉलीमरेज, सर वो चीजों को जोड़ के बड़ा बनाता है, यस डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आप कह सकते हो यहाँ पे डीएनए लाइगेज, दीज आर द सिंथेसाइजिंग एंजाइम। आपने ये वर्ड पढ़ा है डीएनए लाइगेज के बारे में, सर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, डेफिनेटली वो चीजों को जोड़ता है, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स को जोड़ के बड़ा बनाता है। मैं कहूंगा यस इट इज अ सिंथेसाइजिंग एंजाइम, जो चीजों को जोड़ के बड़ा बनाए, जो चीजों को जोड़ने का काम करता है, जो सिंथेसिस का काम करते हैं, वो क्लास बिलोंग करते हैं बेटा जी यहाँ पे लाइगेज से। गेटिंग माय पॉइंट? डीएनए लाइगेज, आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके हैं बेटा, समझ में आना चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, जो भी ऐसे पॉलीमराइजिंग एंजाइम जो चीजों को सिंथेसाइज करते हैं, दे ऑल बिलोंग टू द क्लास लाइगेज। मैं आपको बता दूं बेटा जी, ये क्लास है और हर क्लास से, ये क्लास और हर क्लास से 4 to 13 सब क्लास बिलोंग करती है। मैंने वर्ड बोला, ये 6 क्लास है और हर क्लास से 4 to 13 सब क्लास बिलोंग करती है। ठीक है, चलिएगा, हाई मैं टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं, ये बस टॉपिक मैंने 2 आपको समझाया आज की क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे बेटा जी व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो वहां पे टेम्परेचर क्या क्या अफेक्ट आएगा, पीएच का क्या अफेक्ट आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट का क्या अफेक्ट आएगा, एंड द लास्ट अगर हम मॉड्यूलेटर की बात करते हैं वहां पे इनहिबिशन आएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो वो क्या होता है, मिक्सर्स मेंटेंस इक्वेशन क्या होती है, इन सब के बारे में बातें करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप इनको देखते रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। चलिए।